नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑपरेशन स्पोर्ट सिटी के खिलाड़ी पार्ट 1। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित शहर नोएडा नेताओं, नौकरशाहों और बिल्डरों के बड़े गठजोड़ का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। हाल ही में सामने आए स्पोर्ट सिटी घोटाले ने तो प्रदेश की पूरी नौकरशाही में ही हड़कंप मचा दिया है। इस परियोजना के नाम पर जहां किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव पर खरीदा गया, तो वहीं इन्वेस्टर्स को भी ठगी के जाल में फंसाकर उनकी पूंजी दांव पर लगवा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद एक बार फिर चर्चा में आए इस घोटाले से कई रसूखदार बिल्डर्स ने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बिल्डरों के काले गठजोड़ ने नोएडा अथॉरिटी से जमीन आवंटित कराने के बाद उसे अपनी ही शेल कंपनीज के नाम ट्रांसफर कर दिया और फिर करोड़ों की रकम को सैकड़ों कंपनियों के खातों में जमा करवा दिया गया। हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों का मास्टरमाइंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस की एसआईटी ने जब इस घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन की तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। आज हम इस घोटाले पर तैयार भारत एक्सप्रेस के एसआईटी हेड सुबोध जैन, जिनको आप मेरे साथ भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे होंगे। सुबोध सर से मैं कई सवाल भी पूछूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी आप पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए ताकि आप समझ जाएं कि आज भारत एक्सप्रेस पर भारत एक्सप्रेस की एसआईटी सुबोध जैन साहब कौन कौन से खुलासे आपके सामने करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। साल 2004 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 16 अगस्त 2004 को नोएडा में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए नोएडा बोर्ड को एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया गया। बोर्ड ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और निर्देश दिया कि अपेक्षित खेल बुनियादी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। वक्त बदल चुका था और अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती सूबे की मुख्यमंत्री। 25 जून 2007 को नोएडा बोर्ड ने पाया कि नोएडा में मौजूदा खेल सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पर्याप्त नहीं है। उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने शासन में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर मनमर्जी से सेक्टर का चयन किया और मन माफिक कीमतों पर जमीनों का अधिग्रहण करने की योजना बनाई। नोएडा बोर्ड ने सेक्टर 101, 102 और 104 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसरों को मंजूरी दी, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, बास्केटबॉल, रग्बी जैसे खेलों के लिए 2 इंडोर और 2 आउटडोर स्टेडियम होंगे, जिनमें कॉन्फ्रेंस सुविधाएं, हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बैकअप के साथ बिजली आपूर्ति, समर्पित दूरसंचार नेटवर्क, जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाएं, विस्तृत और कुशल सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं और अन्य सेवाएं होंगी। बोर्ड ने जून 2007 में स्पोर्ट सिटी की अवधारणा शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे के आधार पर प्रमुख खेल इवेंट्स का आयोजन करना था। इसके बाद अप्रैल 2008 में योजना तैयार करने और नियम व शर्तें तय करने का काम मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन को सौंपा गया, जिसकी रिपोर्ट पर बोर्ड ने 18 सितंबर 2008 को स्पोर्ट सिटी के आवंटन के लिए योजना को मंजूरी दी। स्पोर्ट सिटी को 1 अक्टूबर 2008 से 4 नवंबर 2008 के दौरान लॉन्च किया गया, जिसमें साल दर साल बदलाव होते रहे और नोएडा अथॉरिटी द्वारा साल 2010-2011 से 2015-16 की अवधि के दौरान 798 एकड़ में स्पोर्ट सिटी विकास करने के लिए 4 योजनाएं शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 4 आवंटन किए गए। मार्च 2012 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई और अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने। समाजवादी सरकार आते ही लूट का काला खेल चालू हो गया। स्पोर्ट सिटी के विकास के लिए 32,30,500 वर्ग मीटर जमीन के लिए सेक्टर 78, 79, 101, 150 और सेक्टर 152 में योजना निकाली गई। स्पोर्ट सिटी के लिए आरक्षित जमीन में से 70% यानी 559 एकड़ जमीन खेलों के लिए आरक्षित हुई। स्पोर्ट सिटी के 4 भूखंडों में प्रस्तावित खेल सुविधाओं में 9 होल वाले 3 गोल्फ कोर्स, 1 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ टेनिस, तैराकी और अन्य खेल सुविधाएं शामिल थी, जबकि 28% पर आवासीय इकाइयों और 2% भूमि पर व्यवसायिक इमारतों का निर्माण किया जाना था। समाजवादी सरकार में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने आंखें बंद कर यादव परिवार के चहेते बिल्डर्स को मोटी मलाई बांट दी। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में लूट का खुला खेल चल रहा था। अखिलेश यादव सरकार में नोएडा की स्पोर्ट सिटी परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर 150 में
स्पोर्ट्स सिटी SC01-150 के लिए हाईएस्ट बिडर रहे लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया। इसी तरह नोएडा सेक्टर 78 और 79 में स्पोर्ट्स सिटी SC01 सेक्टर 78-79 के लिए हाईएस्ट बिडर रहे जेनेडो ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया। ठीक ऐसे ही नोएडा सेक्टर 150 में प्लॉट नंबर SC02 के लिए हाईएस्ट बिडर रहे लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया। हैरानी की बात तो यह है कि जिन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन आवंटित की गई, उनकी कंसोर्टियम कंपनियों की कुल कैपिटल सिर्फ 1-1 लाख रुपए थी, लेकिन बिड जीतने वाली इन सभी कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाकर आवंटित भूखंडों को 84 कंपनियों के नाम ट्रांसफर कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रांसफर के दौरान 74 भूखंडों को विभाजित किया गया और नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने आंखें मूंद कर उन्हें मंजूरी भी दे दी। इस दौरान करीब 46 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं तैयार हुई और उन्हें भी मंजूरी मिल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोटा मुनाफा कमाकर जमीन ट्रांसफर करने वालों ने खुद का माल तो शेल कंपनियों के जरिए हजम कर लिया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की राशि का भुगतान करने की जरूरत नहीं समझी। बताया जा रहा है कि यह रकम करीब 10,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो आप समझ ही गए होंगे, शुरुआती जो रिपोर्ट बने आपको दिखाई, आप समझ ही गए होंगे। एक तरफ देश में स्पोर्ट्स को लेकर अलग अलग नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ नोएडा में एक अलग ही खेल चल रहा था, जिसमें बिल्डर्स के भी नाम है, जिसमें नोएडा अथॉरिटी के कई अधिकारियों के नाम है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि चीजें ठीक हो, स्मूथ हो। वो क्या काम कर रहे थे। अब मैं आपको अपने जबरदस्त पैनल के साथ मिलाता हूं। अगले 1 घंटे आपको कहीं जाना नहीं है। कई और रिपोर्ट्स भी है, कई सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे, मेरे जहन में भी आ रहे हैं। मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। बहुत ही स्ट्रांग पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। एलन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी है दिल्ली पुलिस के। राव साहब नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। संदीप मिश्रा, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वन ऑफ माय फेवरेट। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और एक बार फिर से आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आसान तरीके से हम लीगली क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और भारत एक्सप्रेस एसआईटी हेड सुबोध जैन जी जुड़ चुके हैं, जिनके ही नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने इस पूरे घोटाले से जुड़े कई सारी चीजें, तथ्य सामने लाए हैं और आपके सामने भी रखेंगे। और साथ ही मेरे साथ एनपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं DDRWA के। कई महत्वपूर्ण चीजों पर, खासकर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कई महत्वपूर्ण पदों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, चीजों को जानते हैं। सर मैं इस डिबेट को ओपन कर रहा हूं, मैं इस पैनल को ओपन कर रहा हूं। सुबोध सर मैं आपसे ही ओपन कर रहा हूं। मैं तो आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि अब एक यूथ होने के नाते हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में हमने पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में बहुत सारा काम किया है। एक यूथ होने के नाते हम स्पोर्ट्स, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एथलीट्स के बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन नोएडा में ये कौन सा खेल चल रहा था, और जो डिटेल्स आपने दिए हैं, जो हमारे रिपोर्ट्स में चल रहा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। देखिए रोहित, ये जो पूरा स्कैम है, ये एक्चुअली में पिछली जो सरकारें रही हैं जी, बसपा और सपा के शासनकाल के अंदर इन सारे घोटालों की नींव रखी गई और उनके माध्यम से बिल्डर्स ने, अधिकारियों ने हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है। ठीक है। ये तमाम चीजें पिछले कई वर्षों में लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2017 में जब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई जी, तो उसके बाद चीजों में काफी बदलाव हुआ। हाँ, अभी हमने जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स जुटाए हैं, जो हमने रिसर्च किया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। लेकिन जब हमने इनमें जांच करना शुरू किया और रिसर्च किया जी, तो हमारे सामने आया कि एक सेल कंपनियों का बहुत बड़ा मायाजाल है। ये जितना भी पैसा 4 कंपनियों को, एक नोएडा स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने के लिए 4 कंपनियां चुनी गई बीड के माध्यम से, उनको जो लैंड अलॉट की गई, पहली बात तो अलॉटमेंट के दौरान ही बहुत बड़ा घोटाला हुआ। हाँ, जिन कंपनियों की अपनी वैल्यू 1-1 लाख रुपए की थी, उनको हजारों करोड़ रुपए की लैंड अलॉट कर दी गई, और वो भी एक टाइम देकर कि आप इस पेमेंट को बाद में करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सारा जो लैंड अलॉट हुआ उनको, उन्होंने वो लैंड आगे अपनी शेल कंपनी को ट्रांसफर की, वहां से फिर वहां पर दूसरे बिल्डर्स को ट्रांसफर की गई। जो पैसा आता रहा वो दूसरी कंपनी के माध्यम से इन लोगों की जेब में पहुंच गया। नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं मिला। ये बेसिकली पूरा घोटाला जो हम आज आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, इस घोटाले के अंदर हमने एक कंक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर सारा ये आया है कि ये घोटाला किस तरह से किया गया। ठीक है। अभी हम जो इसके अगले पार्ट के अंदर आएंगे, हमने कंपनियों की पूरी लिस्ट निकाली, उनका हमने रिसर्च किया, तो उनकी कंपनी की बैलेंस शीट देखी, उनके जो सेल कंपनियां देखी, उनके डायरेक्टर्स देखे, कैसे लोग आते रहे, कैसे लोग जाते रहे। अभी भी इस घोटाले का खुलासा जो है 2021 में कैग रिपोर्ट के माध्यम से हुआ था, जिस पर सरकार ने बहुत गंभीरता से काम किया और उसकी जांच शुरू कराई। इन बिटवीन सरकार की सख्ती के कारण
जो बिल्डरों को जो रियायतें दी जा रही थी वो रियायतें मिलनी बंद हो गई। ठीक है। जो पहले क्या था कि इसके अंदर पूरे प्लान के अंदर 70% एरिया था जो स्पोर्ट्स के लिए आपको डेवलप करना था जी। 28% एरिया था जो रेजिडेंशियल के लिए था और महज 2% एरिया था कॉमर्शियल के लिए था। बिल्डरों ने वहां पर क्या हुआ कि उनका जो 4 प्लॉट्स थे उनको 84 कंपनियों के 84 जगह बांट दिया। हाँ। फिर कुछ प्लॉट ऐसे थे डिवाइड कर दिए गए। नॉर्मली एक कानून के अंदर प्रावधान है कि अगर 1000 गज का प्लॉट है तो आप उसको 500 या 200 के 5 टुकड़े करके नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ सब कुछ हुआ। अथॉरिटी ने आंखें बंद की या अथॉरिटी के अधिकारियों ने उनको इजाजत दे दी। तो इस घोटाले के अंदर जब पूरी कहानी निकलकर सामने आई तो कैग रिपोर्ट के बाद सरकार ने शिकंजा कसा। सरकार का शिकंजा कसना उसका परिणाम हुआ कि अधिकारियों ने बिल्डरों को वो रियायतें देना, उनके प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां करना और बाकी चीजें बंद कर दी। ठीक है। जिसके कारण से बिल्डर कोर्ट गया, सरकार कोर्ट नहीं गई, बिल्डर कोर्ट गया कि अधिकारियों ने हम पर शिकंजा कसा है, वो हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट के संज्ञान में सारी चीजें आई तो कोर्ट ने उल्टा हो गया मामला। कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के ऑर्डर कर दिए और मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है। चलिए, आपने होल एंड सोल शुरुआत में बता दी, एक बेस मेरे लिए तैयार कर दिया। लगातार मेरे साथ गेस्ट के जो पैनल है वो बने हुए हैं। राव सर, मैं आपके पास आ गया। राव सर, और मैं अगली बार जब आपके पास आऊंगा ना सुबोध जी, तो मैं थोड़ा टाइम पीरियड भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हम तो देख रहे थे कि कॉमनवेल्थ के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम रहा था जब देश में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी चीजें थी, तो मैं उस दिशा में भी आपसे पूछूंगा। लेकिन राव सर, आपके ओपनिंग कमेंट्स में जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है कुछ वैसा ही है। शेल कंपनियां बना दो, जिन कंपनियों की औकात हैसियत ही 1-1 लाख रुपए है, उनको करोड़ों करोड़ों की चीजें बांट दो। यानी मॉडस ऑपरेंडी तो एक जैसी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरीके से फर्स्ट रिएक्ट करेंगे, मुझे बता दीजिए जल्दी से। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में बड़े पद पर रहे हैं, इस तरह की शिकायतें, इस तरह के केसेस आप तक कई बार पहुंचे होंगे। जी रोहित जी, नमस्कार। और सभी को पैनलिस्ट को, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू सुबोध जैन, एसआईटी हेड, जो इन्होंने इतने बड़ा खुलासा निकाल कर लाए हैं आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बताया कि किस प्रकार से यूपी में जब दूसरी कोई सरकारें थी पहले तो कैसे ये घोटाला हुआ और किस प्रकार से घोटाला होने के बाद में अब वो सीबीआई की जांच के दायरे में है। ये देखिए, जब भी ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी कि स्पोर्ट्स सिटी बनाना, क्योंकि हमारे युवाओं को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की, स्पोर्ट्स की सुविधाओं की बहुत सख्त जरूरत है ताकि हम अपने वर्ल्ड स्तर पर बहुत से ज्यादा मेडल लेके आए। लेकिन उसके नाम पर घोटाला करना, ये उससे बहुत बड़ी गंदी राजनीति मैं समझता हूँ, गंदी बात समझता हूँ। क्योंकि इस प्रकार के नेक काम में कोई घोटाला करे, और ये घोटाला भी छोटा मोटा नहीं है। आपने कहा 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है, और इसमें मैं नहीं समझता हूँ खाली बिल्डर है, और खासतौर से सेल कंपनी की जहां तक बात है, सेल कंपनी वो होती है, आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, जो कोई एग्जिस्टेंस में नहीं होती। कोई झुग्गी झोपड़ी वाला किसी गलत एड्रेस पे कोई कंपनी बना ली, 1-1 लाख की उसकी पेडअप कैपिटल दिखा दी, कैपेसिटी 1-1 लाख की है और करोड़ों रुपए की जमीन उनके नाम पे की जा रही है। तो ये तो नाम करने वालों की भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे उन्होंने उनकी वेरिफिकेशन नहीं की। जो ऐसे बिडिंग करते हैं तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। बिडर्स जो सरकार जो भी कार्यालय है, जो नोएडा के प्लॉट्स को इन्होंने बिडिंग किया था, उनका ड्यूटी थी कि जो बिडर्स हैं उनके बारे में कैपेसिटी और एक प्रकार से एसओपी होती है बिडिंग के लिए, कितने प्रकार की क्या क्या उनकी कैपेबिलिटी है, कितना एक्सपीरियंस है, वो भी देखते हैं कि आप बिल्डर लाइन में कितना एक्सपीरियंस है आपकी कंपनी का, वो भी देखते हैं, वो भी लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें कि वो सारे के सारे नकली कागज लगाकर उन्होंने उनको लिपापोती की और अपने आप को योग्य बिल्डर बनाकर और वो उन्होंने मिली भगत से सारे प्लॉट ले लिए। और ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि कोई भी अगर 1000 गज का प्लॉट है उसको पीसीज में जा ही नहीं सकता, वो 1000 गज इकट्ठा ही रहेगा। और उसके बाद इस प्रकार से कोई पीस में करने के बाद किसी और कंपनी ने खरीदा, किसी और के साथ बेचा, वहां से पैसा लेके ऐसा किया, ये बिल्कुल इरेगुलरिटी है। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन में अब मैं समझता हूँ सीबीआई इसकी पूरी जांच करेगी। जो आदमी आपने जिक्र किया मिली भगत की, तो ऑब्वियसली बिना मिली भगत के तो ये काम हो भी नहीं सकता। आपकी ओपनिंग रिमार्क्स काफी स्ट्रांग है राव सर। एक्सपोज करना पड़ेगा, एक्सपोज तो होके रहेंगे। हमारे एसआईटी हेड सुबोध जैन उनको एक्सपोज करके ही मानेंगे। अब आप तो हमारे साथ हर एक लेवल पर, हर एक चीजों पर जुड़े ही रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जिस चीज को सुबोध जी पकड़ लेते हैं आखिर तक अंजाम तक ले जाने का मादा भी रखते हैं। मैं एनपी सर आपके पास आ गया। एनपी सर, आपने भी काफी चीजों को देखा है, समझा है, आपका बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। लेकिन ये मामला जो है बहुत ज्यादा गंभीर है, काफी सेंसिटिव है। जब हम नोएडा की बात करते हैं तो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में एक बहुत शानदार इमेज जाती है कि भारत की एक स्मार्ट सिटी है जिसका नाम नोएडा है, लेकिन वहां पर भी घोटालों का आंकड़ा जो है वो 10,000 करोड़। देखिए, सपा और बसपा की सरकार घोटालों की ही सरकार थी। उस वक्त सरकार नाम की कोई चीज नहीं होती थी। सरकार
में जो मंत्री होते थे वही मालिक होते थे, मुख्यमंत्री, मंत्री। आपको याद होगा कि जिस वक्त यहाँ पर राकेश बहादुर जी यहाँ के चेयरमैन होते थे और उनसे जब कहा गया था कि ये जमीनें हमें दीजिए, वो जमीन अलॉट नहीं कर पाए थे, तो उनके घर में आकर वही अतीक अहमद ने उनके घर में आकर मारपीट की थी, उनको पीटा था। उनके घर में मारपीट करने के बाद और एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। सपा के टाइम में गुंडा राज था, पैसों की लूट के लिए सारी स्कीम लाई गई थी, कोई नोएडा के विकास के लिए काम नहीं किया गया था सपा की और बसपा की सरकार में। सपा ने लूट तंत्र पूरा चलाया था, पूरा उन्होंने गुंडा राज था, उन्होंने अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में रखा था, उनकी बंदूक की नोक पर रखा था, जो वो चाहते थे वो काम कर लिया जाता था। हम लोगों ने तो पूरा विरोध किया उनके टाइम में, जिस वक्त उन्होंने यहाँ पर घोटालों की भरमार की थी। फेडरेशन ऑफ नोएडा आरडब्ल्यूए उनके विरोध में खड़ी रहती थी, यहाँ तक कि हमारी फेडरेशन को उन्होंने कालातीत डिक्लेयर कर दिया था। हमें काम करने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन हमारी नोएडा की जनता ने फिर भी काम किया, नोएडा की जनता करती रही। और उसी वक्त में डीएनडी भी फोनरबा ने यहाँ पर फ्री करवाया, डीएनडी की लड़ाई भी लड़ी, जिसपे करोड़ों रुपए रोज की कमाई करते थे ये लोग। तो सपा और बसपा की सरकार ने नोएडा को दूध देने वाली गाय के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने विकास का काम नहीं किया यहाँ पर, उन्होंने पूरा गुंडा राज करके, लोगों के घरों में लूट करके, बिल्डरों को एक नई स्कीम बनाकर ऐसा काम प्लानिंग चालू कर दिया कि पूरी की पूरी जमीन को उन्होंने बांट खाया और पूरा लूट तंत्र का रूप में काम किया। और जो कोई बोलता था उसको मार दिया जाता था, लूट लिया जाता था। यहाँ तक कि पुलिस नाम की चीज भी नोएडा में काम करने वाली नहीं थी, पुलिस को भी पूरी तरह से दबा कर रखा गया था, अधिकारी की बोलने की औकात नहीं थी। केवल यहाँ पर समाजवादी की लाल टोपी का राज चलता था और वही उन्होंने लूट की है, जो आज सामने आ रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने, और एसआईटी का, जिन्होंने जांच कर यहाँ पर इन घोटालों को खोलने का काम किया है। आप देख लीजिए यहाँ पर ट्विन टावर, कितने बड़े टावर बनाकर खड़े कर दिए गए, उन टावरों को इलीगल बनाकर खड़ा कर दिया गया। सरकार के अधिकारी, हमारे नोएडा के एमपी सर, आप बहुत सीनियर और आपने हमेशा ग्राउंड पर काम किया, इसलिए आपको सुनना मैं भी चाह रहा हूं, हमारे दर्शक भी चाह रहे हैं। आपने ट्विन टावर्स का भी जिक्र किया। ट्विन टावर जरूर खुद भ्रष्टाचार की 2 इमारत थी जिनको ढहा दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचारी रूपी रावण तो अभी भी, इस तरह के केसेस जब लगातार सामने आ रहे हैं, तो अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार भी कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो उस दिशा में भी गति आई है। मैं वापस आऊंगा, एक एक करके मैं जरा अपने सारे गेस्ट जो मेरे साथ हैं उनका एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं। संदीप सर, मैं आपके पास आ गया। मैं पहले ही कह चुका हूं, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम लोग आईपीसी से बीएनएस तक पहुंच गए, लेकिन खबरें, घोटाले, उनकी गति उसी तरीके की, और आंकड़ा अभी तो हम सिर्फ 10,000 करोड़ बता रहे हैं। सुबोध जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि आंकड़ा ऊपर हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए? हाँ, जांच के बाद बिल्कुल सामने आ सकता है कि 10,000 करोड़। एक रिएक्शन में संदीप जी से ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। संदीप सर। रोहित जी, देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में अनुभवी व्यक्ति का आना बहुत जरूरी होता है जी। योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल रहा है 20 वर्षों का, गोरखपुर का या पूर्वांचल का, उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के बीच जो नेक्सस होता है उसको बड़े नजदीक से देखा था। और शायद जब ये मुख्यमंत्री की गद्दी उनको मिली तो उन्होंने उन जगहों पे फोकस किया जहां पर एक नेक्सस काम कर रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, 2008 का ये प्रोजेक्ट है, आखिर सीएजी की रिपोर्ट जो है 2021 में ही क्यों आती है? 10 सालों तक सीएजी का ऑडिट क्यों नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट पे? और जब प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ तब पकड़ के निकला कि 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ पे सामने आ रहा है, या लॉस सामने निकल करके आ रहा है, और जिसपे हाई कोर्ट ने इन बिल्डर्स को जो है एक तरह से कहें कि नकेल कसी। और जो बात आप कह रहे हैं, यहां पर हुआ क्या कि बिल्डर्स ने क्या किया, जो 70% आप कह रहे थे कि स्पोर्ट्स एरिया डेवलप करना था, इन्होंने तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में कन्वर्ट कर लिया। यस, सबसे बड़ी बात तो ये है। और बिल्डर्स की जो मिली भगत थी उसका ये था कि ओसी और सीसी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले ही नोएडा के ऑफिसर्स ने जो है इन बिल्डर्स को दे दिया, जो स्पोर्ट फैसिलिटी का प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से तो बिल्कुल दिखता है कि दोनों ने मिल करके नोएडा को लूटने का काम किया था। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी मामले में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और बिल्डरों के बीच काला गठजोड़ इतना मजबूत था कि बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी से जीरो पीरियड का खूब लाभ उठाया।
ये जीरो पीरियड बार बार रिवाइज हुए और नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए पेमेंट प्लान को भी कई बार रिवाइज कर दिया। आरोप तो यह भी है कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी लॉन्च करने का असल मकसद अधिकारियों और बिल्डरों के बीच हजारों करोड़ रुपयों की बंदरबाट करना था। यह रिपोर्ट देखिए। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की बुनियाद ही घोटाले की नींव पर रखी गई। इस दौरान बिड यानी बोली लगाने वाले बिल्डरों को महज 10% धनराशि देकर सस्ती दर पर जमीन दी गई थी। आवंटन के बाद भी बिल्डरों ने नियम और शर्तों को पूरा नहीं किया, आवासीय और कमर्शियल स्पेस को मोटी दर पर बेच दिया। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 78-79 के प्लॉट नंबर SC01 का। इसके तहत जेनाडू इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम को 7,27,500 वर्ग मीटर जमीन दी गई। इनको 7,03,1.80 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा भी दे दिया गया, जबकि बाकी जमीन के लिए कहा गया कि ब्रोशर की शर्त के मुताबिक जैसे जैसे जमीन उपलब्ध होगी कब्जा दे दिया जाएगा। चूंकि नोएडा प्राधिकरण के पास जमीन ही उपलब्ध नहीं थी, इससे पता चलता है कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी को लेकर नोएडा अथॉरिटी की कोई ठोस प्लानिंग थी ही नहीं। आरोप तो यह भी है कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी लॉन्च करने का असल मकसद अधिकारियों और बिल्डरों के बीच हजारों करोड़ रुपयों के बंदर बांट करना था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और बिल्डरों के बीच काला गठजोड़ इतना मजबूत था कि बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी से जीरो पीरियड का खूब लाभ उठाया। ये जीरो पीरियड बार बार रिवाइज हुए और नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए पेमेंट प्लान को भी कई बार रिवाइज किया। बिल्डरों ने शेल कंपनियों का जाल बिछाया और इन कंपनियों के नाम नोएडा अथॉरिटी से कई लीज डीड एग्जीक्यूट करा ली। तो नोएडा जिसको हम एक स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी के तौर पर आज देख रहे हैं, वहां पर जो चीजें हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रही हैं। अब आप समझिए, इस रिपोर्ट को देखकर भी आप समझ गए होंगे, सिर्फ बिल्डर्स ने इसमें अपना खेला नहीं किया, यानी नोएडा अथॉरिटी के कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे जो इस मेल मिलाप में उनके साथ जुड़े हुए थे। मैं सीधा एलन राव साहब के पास जा रहा हूं, इस सेगमेंट की शुरुआत उनसे कर रहा हूं। राव सर, आपने भी मिली भगत का तो जिक्र कर दिया, लेकिन ये 2007, 2008, 2009 का ये पूरा मामला जिसमें बंदरबाट हुआ, बिल्डर्स को तो हम लगातार क्वेश्चन सिलसिलेवार तरीके से खड़े करते रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, नोएडा अथॉरिटी की साख पर भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा या लग रहा होगा? नो डाउट, इसमें नोएडा अथॉरिटी का नाम बहुत बड़ा नाम है, विश्व स्तर पर नाम है इसमें। लेकिन इस प्रकार के घोटाले अगर नोएडा अथॉरिटी के लोगों के ऊपर भी आ रहे हैं तो वास्तव में ही इसमें बहुत ही बड़ा धब्बा नोएडा अथॉरिटी पे लगेगा। और एक बात मैं और बता दूं, बंदरबाट में जो नोएडा अथॉरिटी के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं ना, उनकी पोस्टिंग भी ऐसे नहीं होती है। वो भी राजनीतिक दबाव में, जो राजनीतिक पार्टी ऐसी घोटाले की बात करना शुरुआत करती है तो वो अपने आदमी मोहरे अपने अपने बैठाते हैं ताकि वो पैसे कमाकर उनको दें या अपने पास भी कमाएं। और सारी बात ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये इन्वेस्टिगेशन में ये आएगी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक चल रही है और मेरे ख्याल से हो भी रही होगी। उसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या एसओपी थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या था, यहाँ के प्लॉट्स का बांटने का क्या क्या कंडीशंस थी, इनके कौन कौन सी कंडीशंस को किसने पूरा किया किसने नहीं किया, और पूरा किए बिना अगर ये जमीन अलॉट कर दी गई तो वो क्यों कर दी गई। जीरो पीरियड की बात जो आप करो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जीरो पीरियड का मतलब पैसे देना ही नहीं है। जो सेल कंपनी थी जिनकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है वो फिर उनको पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सुविधा अगर ये थी उसमें इस स्कीम में ये सुविधा शुरू से थी या बाद में डाली गई है, ये सब चीजें देखने वाली बात है। और मैं समझता हूँ इसमें जो नेक्सस है, जो अथॉरिटी डेफिनेटली बिना सीनियर लेवल के जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के बिना बिल्डर्स का इस प्रकार से घोटाला करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोनों का गठजोड़ ये बहुत ही इक्वली मुझे लगता है ये होगा, और ये गठजोड़ को एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आप लोगों ने किया। और इसके बेस पे मैं एक माननीय अदालत की भी बड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी जो बिल्डर्स गए वहां पर कोर्ट में और उसकी बात समझ के, वो भी समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने बिल्डर्स की बात को करने के बाद, सुनने के बाद में, और सरकार की बात सुनने के बाद में, और नोएडा अथॉरिटी की बात सुनने के बाद में कोई भी इनकी बात को अनसुनी कर दिया और इस केस को टोटली सीबीआई के हवाले इसलिए किया कि डेफिनेटली इसमें कोई घोटाला है, घपला है। और इसीलिए माननीय अदालत ने भी उसको बहुत ही, मैं समझता हूं कि इसको समझ लिया। वहां पर देखिए हमारी अदालतें फिर भी बहुत ही ज्यादा फेयर काम करने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसी वजह से इसको सीबीआई में ट्रांसफर किया। और मैं समझता हूँ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द पूरा करने के बाद में जो गिल्टी ऑफिसर्स हैं, जो गिल्टी बिल्डर्स हैं, उन बिल्डर्स को तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। अभी तक अगर वो उनके खिलाफ सबूत आ गए तो ब्लैक लिस्टेड हो, ताकि वो दोबारा कोई ऐसी घोटाला करने की हिम्मत ना कर सकें। लेकिन जिन ऑफिसर्स के बात है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी एंटी करप्शन ब्रांच की वजह से, या जैसे
उसके भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अनुसार, एंटी करप्शन जो कानून है हमारा, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और उसके बाद उनको भी ये लगेगा कि हाँ ये, और जितने पैसे जिसने लिया, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनकी प्रॉपर्टीज, उस पैसे को रिकवर करना है। अगर वो पैसा किसी ने कहीं और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उसको वेरी ट्रू सर। राव सर, क्योंकि आप खुद दिल्ली पुलिस में सर्व कर चुके हैं, आप इन केसेस को बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं, और जो आपकी बात, जो आप कम शब्दों में समझा रहे हैं ना, दर्शक भी समझ रहे होंगे। और इसीलिए मैं बार बार आपको थैंक यू सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि आप जैसे लोग आकर जब पैनल पर आकर बातें करते हैं ना, तो लोगों में विश्वास जो है, विश्वास की बहाली होती है कि हाँ ऐसे भी चेहरे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो स्क्रीन पर बैठकर एक्सपोज करेंगे। राव सर इज वन ऑफ देम, संदीप सर इज वन ऑफ देम, और लगातार हमारे जो एसआईटी हेड है सुबोध साहब, वो तो ऐसी चीजें निकाल कर लाते ही हैं, ढूंढ कर लाते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई, अभी तक कई चीजें सुबोध जी ने बताई, हमारे जो रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट बैठे उन्होंने बताई, बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। देखिए बड़ा सवाल तो यह भी है ना कि नोएडा अथॉरिटी के पास जमीन ही नहीं थी। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि नोएडा अथॉरिटी के पास देने के लिए जमीन नहीं थी, बावजूद उसके चीजों पर, कागजों पर हस्ताक्षर होते रहे। स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर बिल्डरों को सस्ती दरों पर जमीन देने को मजबूर क्यों हुई अथॉरिटी? क्या यह सवाल बड़ा नहीं है? अब देखिए, बिल्डर जमीन नहीं मिलने की बात कहकर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में भी पहुंचे और वहां ब्याज माफी का लाभ भी लिया। लेकिन हकीकत यह थी कि इस परियोजना के तहत बिल्डर फ्लैट और दुकानों का स्पेस बेचकर करोड़ों रुपयों की मोटी मलाई ये पहले ही खा चुके थे। मतलब साफ है कि अफसरों और बिल्डरों ने करोड़ों के वारे न्यारे किए। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के लिए किसानों की जमीनें सस्ते दाम पर अधिग्रहित की गई। किसानों ने अदालतों का रुख किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्टर 101 की पूरी जमीन वापस कर दी। यही वजह रही कि सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से बाहर हो गया। इस तरह सेक्टर 79 में भी सिर्फ 12.6788 हेक्टेयर जमीन बची थी और सेक्टर 78 में ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल भवन बन चुके थे। बड़ा सवाल यह है कि नोएडा अथॉरिटी के पास जमीन थी ही नहीं, तो स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर बिल्डरों को सस्ती दरों पर जमीन क्यों दी गई? अब बिल्डर से भूखंड की कीमत का बकाया नहीं मिलने का रोना क्यों रोया जा रहा है? क्या प्राधिकरण में तैनात नौकरशाहों ने बिल्डरों के साथ मिलकर घोटाले की साजिश को अंजाम दिया? क्योंकि बिल्डर जमीन नहीं मिलने की बात कहकर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी पहुंच गए थे और वहां से ब्याज माफी का लाभ भी ले लिया था, जबकि हकीकत ये थी कि इस परियोजना के तहत बिल्डर फ्लैट और दुकानों का स्पेस बेचकर करोड़ों रुपयों की मोटी मलाई खा चुके थे। भारत एक्सप्रेस को पीड़ित किसानों ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण तक नहीं किया। ज्यादातर जमीन ग्राम सभा की थी। सेक्टर 79 के लिए बिना जमीन के ही कागजों में आवंटन कर दिया गया। जमीन लेने की प्रक्रिया प्रशासन ने 3 साल बाद 2011 में शुरू की। 20 फरवरी 2014 को सोहरगा जाहिदाबाद स्थित राज्य सरकार की 28.9300 हेक्टेयर भूमि का 30 साल के लिए नोएडा अथॉरिटी के पक्ष में पट्टा अनुबंध किया। इसमें 27 खसरा नंबर शामिल थे। प्राधिकरण ने जमीन को 90 सालों के पट्टों पर बिल्डरों को आवंटित कर दिया। अफसरों को पता था कि जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक में किसानों ने 25 से 30 याचिकाएं दायर कर रखी है। यही वजह रही कि बाद में 15 खसरा नंबरों की 16.2512 हेक्टेयर जमीन 24 दिसंबर 2014 को जिला प्रशासन को छोड़नी पड़ी थी। स्पोर्ट्स सिटी बनाने की बात हो रही थी, ख्वाब बड़े बड़े थे, लेकिन खेल तो कोई और ही कर रहा था। खिलाड़ी तो यहां कुछ और ही निकले। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल बना हुआ है उनके पास में चलता हूं। संदीप सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, मिली भगत का जिक्र कर रहे थे, अभी राव सर भी थे, वो भी आपको कांग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि आप खुद हमारी न्यायपालिका के एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, चीज़ों को लेकर चीज़ें बदली हैं। जब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई, या जब हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि ये बात थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, ये बातें हुई बहुजन समाज पार्टी के काल में, कार्यकाल में, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, जब से वो कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस मतलब जीरो टॉलरेंस, अगर हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा, ये पत्थर की लकीर है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो चीज हुई है उसको हम ये नहीं मान सकते कि केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी अपने बल पे यह काम कर सकती है। इस काम के पीछे जब तक उन्हें पॉलिटिकल आशीर्वाद नहीं मिला होगा, तब तक इस लेवल पर जाकर के करप्शन करना मुझे नहीं लगता है कि अथॉरिटी के लोगों के लिए संभव था। बात आ रही है 2004 से प्रोजेक्ट शुरू होता है।
2011 में खेल होता है और आगे भी खेल चलता रहता है, लेकिन कहीं से भी कोई ऑडिट रिपोर्ट इस तरह की नहीं आती है। और ऑडिट रिपोर्ट आती है तब जब योगी आदित्यनाथ जी का शासन आता है और इस बात पर निगाह जाती है कि इसकी ऑडिट भी होनी चाहिए जो खेल चल रहा है। तो अगर हम देखें पूरे मामले में तो हाईकोर्ट का रोल इसमें बढ़ करके सामने आता है, क्योंकि हाईकोर्ट में खेल करने गए थे, मैं तो सीधे आरोप लगा रहा हूं कि खेल करने गए थे बिल्डर, लेकिन उनके साथ हो गया खेल, क्योंकि एक ऐसी बेंच के सामने यह मैटर चला गया जो कि पूरी तरह से ईमानदार थी और मामले की तह तक जाना चाहती थी। अदालत ने क्या कहा, आपको अगर शायद याद हो अदालत की टिप्पणी, तो अदालत ने कहा कि आप लोग जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग में गए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए गए हुए हैं और आप लोगों को इस तरह से रियायत नहीं दी जा सकती, इसलिए आपके खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच का हम आदेश दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अदालती खेल में एक अदालत के ऊपर दूसरी अदालत भी है। जब यही बिल्डर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है अच्छा चलो भाई जांच तो होगी लेकिन नो कोएर्सिव एक्शन होगा, मतलब किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जब एक अदालत में कुछ आदेश मिलता है, ऊपर की अदालत में कुछ और आदेश मिलता है, तो निश्चित ही आप देख सकते हैं कि पैसे का खेल कहां कहां तक होता है। और जब बड़े अधिवक्ता सामने खड़े होते हैं तो अदालत में कैसे बातों को घुमाते हैं, आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे। हाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आ गए आपके। एनपी सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सुबोध सर मैं आपके पास आ गया। सुबोध सर मुझे पहले तो आप ये बता दीजिए ताकि दर्शकों के बीच भी क्लैरिटी के साथ चले जाए ना कि ये पूरा घोटाला कौन से साल में था, कौन सी सरकार थी। और एक मेरा अपना सवाल, जब आपने इस पूरे मामले को लेकर अपनी रिसर्च, आपकी पूरी टीम ने इस मामले को लेकर रिसर्च करना शुरू किया, वो कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि भाई जिसको हम चूहे की पूंछ समझ रहे थे ये तो सांप है, ये तो अजगर है? देखिए रोहित, हमने जब इस घोटाले को लेकर रिसर्च शुरू किया तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी, जिसके अंदर ये था कि घोटाले के अंदर किस कंपनी को चुना गया है, उस कंपनी ने किस तरह से सरकार को चूना लगाया, अथॉरिटी के अफसर मिले हुए थे, कैसे उनको लाभ मिला। जब हमने रिसर्च किया तो हमारे सामने कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसके अंदर पता लगा कि ये बेसिकली एक अधिकारियों का, नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स और बिल्डर का एक नूरा कुश्ती चल रही थी। बिल्डर को अपनी जान बचाने के लिए अधिकारी समय समय पर कंप्लेन के कारण से या फिर अनियमितताओं का हवाला देकर नोटिस करते थे। नोटिस के अगेंस्ट बिल्डर कोर्ट में जाता था, जो भी उसकी कंसर्न कोर्ट है, एनसीएलटी या लोअर कोर्ट, जहां भी जाता था वहां नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी ढुलमुल रवैया अपनाते थे और बिल्डर को राहत मिल जाती थी। ये पूरा एक खेल चल रहा था कि हम आपको नोटिस देंगे, आप उसका अगेंस्ट जाना, हम वहां चुप हो जाएंगे और आपको रियायत मिल जाएगी, तो हमारे ऊपर भी कुछ नहीं आएगा और आपके ऊपर भी कुछ नहीं आएगा। तो एक पूरा खेल चल रहा था। इस रिसर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली है कि जिस पीरियड के अंदर ये पूरा घोटाला 2015 तक लगभग चला है, उस दौरान जो करीब आधा दर्जन ऐसे अधिकारी हैं जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहे हैं, वो भी जांच के दायरे में हैं। कुछ एसीओ, कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी। नोएडा के बारे में माना जाता था कि नोएडा पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जो प्लान के अनुरूप डेवलप किया गया। चौड़ी सड़कें हैं, खुला वातावरण है, हरियाली है और सब कुछ प्लान से चल रहा है। और जब दिल्ली के नजदीक होने के कारण इसको बनाने का कारण ये था कि दिल्ली की एक्सटेंशन सिटी ये बनेगा बेसिकली। लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे और नेता लोग जो इस ताक में थे कि यहाँ से पैसा कैसे कमाया जाए, उन्होंने इन सुविधाओं का, इस जगह का दुरुपयोग करना शुरू किया और नोएडा अथॉरिटी लगातार बदनाम होती चली गई। ठीक है। अगर हम पिछले जो 5-6 साल को छोड़ दें, जो अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उससे पहले का हम शासनकाल देखते हैं तो नोएडा अथॉरिटी के बारे में माना जाता है कि यहाँ पैसे देकर आप कोई भी काम करा सकते हैं। ठीक है। उस समय तक एक दौर था कि लोग मानते थे कि आपको कोई प्लॉट अलॉट कराना है, प्लॉट चूज कर लीजिए, कितना बड़ा प्लॉट चाहिए, आप उसके ऊपर 2000-3000 रुपए मीटर का रेट है, उतना पैसा जेब में लीजिए, लखनऊ जाइए, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अच्छा। कोई प्रोसीजर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई टेंडर नहीं, कोई बिड नहीं, कोई निविदा नहीं, कुछ नहीं चलता था। तो ये सारी चीजें थी जो अभी सिंह साहब बैठे हैं, उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल नजदीक से देखी है, किस तरह से यहाँ काम होते थे। अब ये सरकार आई है तो एक पॉलिसी बनी है, उसके अकॉर्डिंगली काम होता है। और अभी हम पिछले कुछ समय से देख भी रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के अंदर उस तरह के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है जो अपनी ईमानदारी के लिए जाते हैं और जो सख्त रवैया अपनाते हैं, और वो एक्शन हमें पिछले कुछ दिनों में नजर भी आ रहे हैं। ठीक है। कि वो चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे भी आऊंगा आपके पास। सुबोध सर, एनपी सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपने भी जिक्र कर दिया। एनपी सर, आपका भी अपना एक स्ट्रगल रहा है, आपने उस वक्त भी सड़कों पर उतरकर बात की है, तो जब आप उस टाइम उतरते थे, अपनी बातें लेकर जाते थे, तो तब की तत्कालीन सरकार आपसे संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया कभी? क्या देखिए, वक्त की सरकार हमें
खरीदने की भी कोशिश करती थी, डराने की भी कोशिश करती थी, हम पे लाठीचार्ज भी किया जाता था। हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। उस वक्त सरकार थी ही नहीं, लाल टोपीधारी केवल गुंडागर्दों की सरकार थी। सरकार नाम की चीज नहीं थी, अधिकारी की कोई चलती नहीं थी। नेता जो चाहते थे वही काम होता था और पूरी की पूरी तरह से उनको पीटा भी जाता था अधिकारियों को। आपको याद होगा समाजवादी के टाइम में कानपुर के थाने के अंदर विकास दुबे ने एक मंत्री का मर्डर किया, आपको याद होगा वही टाइम था जी। थानों के अंदर मर्डर किए जाते थे, कोर्ट में मर्डर किए जाते थे। उस वक्त ना तो अदालत पूरा ठीक से काम कर पाती थी, अदालतें भी दबाव में होती थी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नेता जो अपने आप को नेता कहते थे, गुंडे थे नंबर 1 के, और वो अपने आप को नेता कहते थे, उन्होंने पूरे प्रदेश को लूट रखा था और किसी की औकात नहीं थी समाजवादी के टाइम में कि वो कोई बोल सके। तो हम लोग तो किसी तरह से नोएडा में उनका मुकाबला करने की कोशिश करते थे, सड़कों पर उतरते थे, क्राइम को रोकने की कोशिश करते थे, भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करते थे। और आपको याद होगा कि जो ट्विन टावर टूटे, हमारी RWA ने जाकर कि इनके खिलाफ केस लड़ा, RWA ने लड़ने के बाद ट्विन टावर को तोड़वाया गया। तो इसमें बिल्डर का तो नुकसान हो गया, बिल्डर तो डूब गया, लेकिन जो हमारे अधिकारी जिन्होंने पैसा लूटा है और जो हमारे उस वक्त के नेता थे, उनकी जेब से आज भी कुछ नहीं गया। जनता का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ना तो नेताओं का नुकसान हुआ, ना उन अधिकारियों का नुकसान हुआ, ना किसी ब्यूरोक्रेट्स का नुकसान हुआ, लेकिन हमारी जनता का बहुत पैसा डूब गया उसमें भी। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार नाम की चीज नहीं होती थी, नोएडा को पूरी तरह लूटा जाता था। और जिधर देखो सायरन बजते हुए गाड़ियां घूमती रहती थी, जो छुटभैया नेता होते थे उनकी गाड़ियों में सायरन लगे होते थे, जिधर जाते थे उधर को अपना रंग दिखाते रहते थे। तो मैं कहता हूं उस वक्त सरकार नाम की चीज नहीं थी। सर, आपने काफी कठोर शब्दों में अपनी चीजों को बताया है और कहीं ना कहीं आपने एक बड़ा सवाल मेरे जहन में और डाल दिया कि ठीक है ट्विन टावर ध्वस्त हो गए, बिल्डरों को हमने सबक सिखाया, लेकिन अथॉरिटीज के कितने अधिकारियों को सबक सिखाया उसका आंकड़ा कुछ नहीं है। उस दिशा में भी मैं सुबोध सर से सवाल जरूर पूछूंगा। कोई अधिकारी जेल नहीं गया, कोई अधिकारी जेल नहीं गया, बिना राजनीतिक संरक्षण के काम भी नहीं हो सकता था। उस दिशा में क्या कुछ एक्शन हुआ, ये कई सारे सवाल आपने मुझे दे दिए कि यही आपका एक्सपीरियंस भी है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर हुए लूट के खेल को जरा ध्यान से समझिए। नोएडा के अफसरों के साथ मिलकर बिल्डरों ने 70% जमीन पर खेल परियोजना तैयार करने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी 70% जगह को आवासीय और व्यावसायिक यानी कमर्शियल इकाइयों का निर्माण कर दिया। अथॉरिटी सोती रही, कुंभकर्णीय नींद में रही। कुंभकर्ण भी शायद 6 महीने में जाग जाता, लेकिन अथॉरिटी नहीं जागी। साल 2021 में CAG ने अपनी रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के नौकरशाही की करतूतों का एक्सपोजे किया तो अफसरों में हड़कंप मच गया और फिर शुरू हुआ लीपा पोती की कवायद। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही नतीजा है कि नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर हुई हजारों करोड़ रुपए की लूट का अब हिसाब किताब हो रहा है। भारत एक्सप्रेस की SIT के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना घोटाले में कंसोर्टियम कंपनियां समेत बिल्डरों ने परियोजनाओं में हासिल किए फंड को डाइवर्ट किया। नोएडा प्राधिकरण अब लीपा पोती की कवायद में जुट चुका है। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में कौड़ियों के भाव जमीन आवंटित कराने वाले बिल्डरों से नोएडा प्राधिकरण ने अब तक बकाया 10,500 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत कंसोर्टियम कंपनियों समेत 50 बिल्डरों को बकाया वसूली का नोटिस भी जारी किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि बिल्डरों ने 70% जमीन पर खेल परियोजना तैयार करने की जगह आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण कर दिया। साल 2021 में CAG ने अपनी रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के नौकरशाही की करतूतों का एक्सपोजे किया तो अफसरों में हड़कंप मच गया और उन्होंने परियोजना के नियमों को लेकर सख्ती शुरू कर दी और रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से बिल्डर कोर्ट चले गए और पासा उल्टा पड़ गया। अदालत ने मामले में घोटाले की आशंका को ध्यान में रखकर जांच CBI से कराने का आदेश दे दिया। CAG रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने बिल्डरों को कम दर से भूखंड देकर प्राधिकरण को करीब 8,643 करोड़ रुपयों के राजस्व का नुकसान कराया। तो खिलाड़ी तो बड़े थे और होंगे भी अभी, लेकिन अब धीरे धीरे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी आगे जा रही है। जैसा मुझे सुबोध जी ने बताया, इस पूरे मामले को लेकर CBI अब अपनी इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय कर रही है। मैं सीधा इस सेगमेंट की ओपनिंग कर रहा हूं संदीप सर के साथ। संदीप सर बड़े, क्योंकि हमारे साथ NP सर जुड़े हैं, काफ़ी सीनियर हैं, उन्होंने तो उस वक्त भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन सा चलाया था, सड़कों पर उतरकर उन्होंने तमाम चीज़ें उठाई, तब कुछ नहीं था, वो साफ कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बड़ा सवाल ये भी मेरे मन में डाल दिया कि ठीक है ट्विन टावर्स तो गिर गए, बिल्डर्स पर एक्शन होता हुआ हमने देख लिया,
लेकिन ये बात भी तो बिल्कुल सच है कि बिना अथॉरिटी के मिली भगत के, बिना सीनियर अधिकारियों के मिली भगत के, और मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये चीजें हो ही नहीं सकती। तो उस दिशा में हमने क्या एक्शन लिया? जीरो। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर बात जब तक राजनीति इन्वॉल्व नहीं होती है तब तक हो ही नहीं सकती। मैं ब्यूरोक्रेसी को इतना कॉम्पिटेंट नहीं मानता हूं, या किसी भी संस्था को, ब्यूरोक्रेसी को मान लीजिए या पुलिस प्रशासन को मान लीजिए या जिला प्रशासन, जिसको भी आप कहते हैं, वह तब तक काम नहीं कर सकता जब तक राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त ना हो। राजनीतिक संरक्षण ही तो है कि हम आज ये चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर सीएजी की रिपोर्ट नहीं होती, आप सपोज करिए कि अगर 2021 की सीएजी की रिपोर्ट नहीं होती, तो आज तो जो कोई भी विपक्ष में बैठे हुए बसपा के लोग या सपा के लोग, ये लोग तो कहते हैं 9,000 की इमेजिनरी फिगर दिया जा रहा है, काल्पनिक दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ने सीएजी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की है और आया है फिगर उसमें कि 9,000 करोड़ का लॉस हुआ है, तब फिर कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है। और यह एक ईमानदार सरकार जब आती है, जिसको अनुभव होता है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से करप्शन करती है और उसके तह तक जाती है, तब ये चीज सामने निकल के आ पाती है, और तभी हाईकोर्ट सक्षम होती है कि उसमें 2 कदम आगे बढ़ के सीबीआई जांच और ईडी जांच का आदेश दे पाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एनपी सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ गया। एनपी सर, मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप बहुत सीनियर हैं, आपने सड़कों पर उतरकर उस वक्त भी अपनी आवाज बुलंद की थी, तब की सरकारों के बारे में क्या रवैया था वो भी आप मुझे बता चुके हैं। लेकिन अब जब सरकार बदली है तो उम्मीद भी है आपको, सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है, आपको लगता है ठोस चीजों की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ठोस चीजों की तरह बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सरकार में सारी जांच ठीक से हो जाएंगी, और जिन लोगों ने गलत काम किया है, जिन लोगों ने लूट तंत्र को बढ़ावा दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इस वक्त सारे काम ठीक तरीके से होंगे और ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने यहाँ पर लूटमार की थी, चाहे वो कोई से भी अधिकारी रहे हों। आज अच्छे अधिकारी आ रहे हैं। उस वक्त आपने देखा होगा सीओ का मर्डर हो जाता था, एसपी को मारा जाता था, किसी अधिकारी की औकात नहीं थी कि वो सरकार के खिलाफ कोई या सरकार के सच्चे काम को कर सके। उस वक्त अगर मुख्यमंत्री का या मुख्यमंत्री ऑफिस से एक भी टेलीफोन आ गया, चाहे वो कैसा ही हो, मैंने उस वक्त के अधिकारियों को देखा है। उस वक्त के अधिकारी केवल लखनऊ के जैसे ही आदेश आता था, उस वक्त जो चाहे किसको प्रॉपर्टी देनी हो दे देते थे, प्लॉट देना हो दे देते थे, जो काम करना हो कर देते थे। पैसे की रिकवरी इतनी ज्यादा होती थी कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी आदमी कहने की औकात नहीं रखता था। यहाँ पर पॉलिसी बनाई गई, लूट तंत्र की पॉलिसी बनाई गई, पूरी जमीन को बांट दिया गया, और उस वक्त किसान आज तक उस समस्याओं को आज भी भुगत रहे हैं। अगर वो समस्याएं उस वक्त सोल्व कर दी जाती, किसानों की समस्याओं को पैदा ना किया जाता, तो मुझे लगता है कि आज भी किसान सड़क पर जो खड़ा होता है उसको सड़क पर नहीं आना पड़ता, क्योंकि किसानों की समस्याएं पिछली सरकारों ने उस स्टेज में लाकर खड़ी कर दी हैं कि उनका निपटारा करना आसान काम नहीं रह गया है। आज भी किसानों को समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त की सरकारों ने बहुत ही गलत काम किया है, बता दी, और वाकई वो एक्सपीरियंस भी मुझे नजर आ रहा है। सिंह साहब, आपने जो बातें रखी ना, वो वाकई कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक भी है, क्योंकि जिन सरकारों की आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो तो खुद को बताते हैं कि हमने ही तो विकास करना शुरू किया था, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज हम ही ने तो बनाना शुरू किया था, हमारे ही राज में किसान खुश थे, हमारे ही राज में नोएडा जो है वो आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन रहा है। सस्ती जमीन खरीद कर उन जमीनों का तगड़ा मुआवजा लिया गया था। उस वक्त भी जमीनों पर लूटमार मचाई थी, कोई ऐसा काम नहीं किया उन लोगों ने। सिंह साहब, आप एक्सपोज लगातार कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर आ चुका हूं, सुबोध सर, मैं वापस आपके पास आ गया, 1 से 1.5 मिनट मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि आप कंक्लूड कर दो। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए, क्योंकि अभी तो जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल होगा कि सबसे बड़ा विलन कौन? वो राजनीतिक जो संरक्षण मिला वो लोग, हमारे बिल्डर, या फिर हमारी अथॉरिटी के लोग? देखिए रोहित, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आज हम से आपके सामने जो जानकारी लेकर आए हैं, ये शुरुआत है। ठीक है, हम इसको पार्ट में ला रहे हैं। हाँ। ये बेसिकली जो पूरा प्रोजेक्ट था, 4 कंपनियों को 4 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर दिए गए थे। हमने हर कंपनी के हर प्रोजेक्ट को लेकर पड़ताल की है, किस कंपनी ने कैसे घोटाला किया, पैसा कहाँ गया, बैलेंस शीट क्या थी, शेल कंपनियाँ कहाँ गई, उस सब की जानकारी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये पूरे मामले के अंदर केवल सीबीआई तो ये जाँच कर रही है कि कैसे कैसे अपराध हुआ, और असली बात तो यह है कि पैसा गया कहाँ। जी, अपराध हुआ वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन असली बात है कि वो पैसा जो जुटाया गया, बायर से पैसा ले लिया गया, बिल्डर को पैसा मिल गया,
पैसा सेल कंपनी के थ्रू ट्रांसफर हो गया, सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा। नोएडा अथॉरिटी कह रही है आज भी मेरा 8,600 कितना 8600 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो इस पूरे मामले के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है जी। और हम जो आगे आपके सामने पूरी जानकारी लाएंगे, अभी इसकी जो परत दर परत खुलती रहेगी, अभी इसकी 4-5 स्टोरियां और आ रही हैं, सीरीज हैं, जिनके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला जो केवल करप्शन का नहीं है, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर भी किया गया है। और इस पूरे मामले के सूत्रधार जो हैं उनमें एक सीए की अहम भूमिका बताई जाती है, वो भी आपके सामने बड़ा जल्द आएगा। तो परत दर परत इसको खोलेंगे आज के लिए, क्योंकि हम पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके सामने। हमने पूरी पिक्चर नहीं, अभी एक टीजर रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में आप पूरी पिक्चर भी देखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है आपको देखना। ये इस तरीके के जन सरोकार के मुद्दे भारत एक्सप्रेस उठाता रहेगा, लेकिन ये जो 3 चेहरे मेरे सामने, मुझे इनको थैंक यू कहना पड़ेगा। सिंह सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच सर। संदीप सर, थैंक यू सो मच, मैं अमूमन आपको पता ही है कि मैं आपको काफी फॉलो करता हूं, थैंक यू सो मच। और सुबोध सर, थैंक यू सो मच। इस तरह के रिपोर्ट्स आप लगातार लेके आते रहेंगे। और अभी तो ये पार्ट 1 है, दर्शकों को मैं फिर बता दूं, अभी तो ये आगाज है, इसको अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। ऑपरेशन स्पोर्ट सिटी के खिलाड़ी पार्ट 1 में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन वादे के साथ जा रहा हूं कि जल्दी पार्ट 2 के साथ भी हम लोग हाजिर रहेंगे। बिल्कुल हाजिर। नमस्ते।